स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था और मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और उन क्वेश्चंस का मैं आंसर यहाँ पर ड्रॉ करके दे रहा हूँ। और एक या दो चीज़ मिस्ड आउट है, उसको आपको खुद ही ट्राई करना है। यू हैव टू सर्च इट फ्रॉम इंटरनेट एंड यू हैव नॉट सबमिटेड एनी होमवर्क, सो प्लीज़ एंश्योर दैट यू सबमिट द होमवर्क। यहाँ पर मैंने दिया था एक क्वेश्चन जिसमें एक पॉइंट चार्ज QQ है पॉजिटिव और एक पॉइंट चार्ज +Q पॉजिटिव है, और मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करो। तो इसके अंदर बेसिकली द बेसिक गाइडलाइंस दैट यू हैव टू टेक टू ड्रॉ इट इज़ कि 2Q और Q के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी और वो पॉइंट Q के पास में आएगा, 2Q से ज़्यादा दूर आएगा। तो उस पॉइंट पर इन दोनों लाइन को पहले तो ज्वाइन कर लो, इन दोनों पॉइंट्स को, फिर इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, उस पॉइंट से जानी चाहिए जहाँ पर इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। Now taking that as the guidelines, you have to draw symmetrically these lines. आप देख रहे हो मैं इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट वो है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है 0. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकमिंग 0 हियर. सो दिस इज द वे वी विल हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर टू चार्जेस, जिसमें एक चार्ज की मैग्नीट्यूड दूसरे से ज़्यादा है और दोनों एक ही साइन की है. अगर ये दोनों नेगेटिव होती तो ओनली थिंग दैट विल हैपन, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट चेंजेस यू हैव टू ब्रिंग, यू हैव टू ड्रॉ द एरोज इनवर्ट टुवर्ड्स द चार्जेस. यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं इसलिए हमने लाइंस जो हैं अवे और मूविंग आउट ऑफ द चार्जेस लिखा हुआ है और यह ड्रॉ किया हुआ है. यहाँ पर हम तीन चार्जेस ले रहे हैं, Q, तीनों इक्वल हैं जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखी हुई हैं. तो यहाँ पर अगेन हमें क्या करना है कि वो लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर लेनी है. पहले ये जो ट्रायंगल है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना दो. यहाँ पर ना ये एक लाइन है जो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये वाली जो डॉटेड लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये वाली लाइन जो है के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाली है. और हमने क्या किया, अब ये तीन रीजन्स में डिवाइड हो गया है. तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो यूजुअली हम ड्रॉ करते हैं फॉर पॉजिटिव चार्जेस, मेकिंग श्योर दैट इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं जानी चाहिए, बिकॉज ये पॉइंट क्या चीज़ है, ये पॉइंट अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 वाली पॉइंट है. नेक्स्ट जो है मैंने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है, मेटालिक शीट है जो कि चार्ज्ड है. rather we can take an uncharged metallic sheet here because this particular diagram represents an uncharged metallic sheet जिसकी अर्थिंग की गई है. मान लेते हैं हम उसे अर्थ कर देते हैं. तो अर्थ मेटालिक शीट के पास अगर हम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखें तो वहाँ से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो आएंगी और मेटल के सरफेस पे टर्मिनेट हो जाएंगी. और एक और यहाँ पर रूल ये है कि 90 डिग्री पर टर्मिनेट होंगी. इसका कारण हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे कि क्यों 90 डिग्री पर टर्मिनेट हो रही हैं. अगर ये पॉइंट चार्ज किसी मेटालिक शीट के सामने रखा है तो उससे ओरिजिनेट होने वाली जितनी भी लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो सारी कंडक्टर की सरफेस पर 90 डिग्री पर टर्मिनेट हो जाएंगी. तो नेक्स्ट चीज़ जो हम देख रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर एक -2Q चार्ज और +Q चार्ज का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है और we have to find out the electric lines of forces. So you should be able to find out that the zero electric field point is not between the two charges but outside the line joining the two charges. पहली बात तो ये ऑब्जर्व करनी है. दूसरी बात ये है कि जो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट है वो -2Q से ज़्यादा दूर होगा, +Q से कम दूर होगा. इसका रीज़न है कि इसकी मैग्नीट्यूड इसकी तुलना में ज़्यादा है. तो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. -2Q की मैग्नीट्यूड Q की तुलना में ज़्यादा है, इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होती है +Q के पास और -2Q से ज़्यादा दूर. वो वैसे मानते हुए अगर हम लोग उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनाएं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से फील्ड लाइन्स निकलेंगी और यहाँ पे टर्मिनेट होंगी, यहाँ से निकलेंगी यहाँ टर्मिनेट होंगी, यहाँ से एक फील्ड लाइन इस तरह से जाती हुई जाएंगी. ये चीज़ थोड़ा इंट्यूटिवली नहीं है. दिस यू नीड टू रेफर टू सम काइंड ऑफ already worked out example or some diagram from the Google. तो अब एक बार मैंने बेसिक गाइडलाइंस दे दी तो नाउ यू कैन मेक एज many लाइन्स ऑफ फोर्सेस एज यू वांट बिटवीन दीज टू. यहाँ से लेते हुए हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं, अगेन यहाँ से लेते हुए यहाँ तक जाएंगे, एंड दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस डायग्राम एंड यू कैन टेक एज many लाइन्स एज यू वांट. सो कुछ एग्जाम्पल जो मैंने एज अ होमवर्क पूछा तो वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है आपके लिए वंस अगेन. But I want that you should sincerely do the homework because you know that the shutdown is going to be till August. तो हमें मई जून जुलाई ये 3 महीने में हमें कम से कम 5 या 6 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं
और अगर आप इसके साथ मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो देन व्हाट विल हैपन इज यू विल बी लैगिंग बिहाइंड अ लॉट। सो एटलीस्ट हम लोग 5-6 चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो वंस द कोचिंग स्टार्ट्स वी कैन कवर अप द बैलेंस कोर्सेज फास्ट। Although the boards will definitely reduce the amount of course, but again you should make sure that जो मैं करा रहा हूँ उसको आप 100% फॉलो करें और साथ में होमवर्क्स को साथ साथ करते रहें। तो इससे क्या है कि कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा समय लगता है उसको आप ज़्यादा टाइम डिवोट कर पाएंगे। नाउ once you are through with the electric lines of forces and we know that एक इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम विजुअली कैसे हम मतलब देख पा सकते हैं, वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ज़रिए। और वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बेसिकली आपको ये बताता है कि स्पेस में फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। तो व्हाट आई वांट नाउ, आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। एंड इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है? तो इट्स अ मैथमेटिकली डिफाइंड एंटिटी, although it does represents a particular physical entity called as flux that is basically defined for all vector fields। मतलब फिजिक्स के अंदर जहाँ पर भी वेक्टर फील्ड्स आते हैं, जहाँ पर हम स्पेस में हर जगह पर एक फील्ड की वैल्यू देते हैं, तो उधर पर हम एक फ्लक्स नाम की चीज़ को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम की चीज़ होगी। एंड विल मैथमेटिकली फर्स्ट फॉर्मली डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम सिंबॉलिकली फाई बोलते हैं, इट्स बेसिकली a scalar quantity and we'll first define it for a very simple case जहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और साथ साथ में देयर इज़ अ प्लेन एरिया या फ्लैट एरिया, प्लेन या फ्लैट एरिया हो। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह ध्यान देनी है कि अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में रादर यू शुड से दैट एरिया इन जनरल इन फिजिक्स इज टेकन एज अ वेक्टर। एरिया इज टेकन एज अ वेक्टर। नाउ व्हाट इज दिस एरिया? व्हाई इज एरिया टेकन एज अ वेक्टर? बिकॉज अगर मैं कोई भी एरिया लूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर दिस एज अ प्लेन एरिया एंड I can keep this area in any orientation in space। सपोज मैं एरिया को ऐसा रखता हूँ या आपकी तरफ रखता हूँ, या ये ब्लू पर्टिकुलर फेस को अगर आप देखें, ये जो फ्रंट पेज है इसको मैं ऐसे रखता हूँ या ऐसे रखता हूँ या ऐसे रखता हूँ या ऐसे रखता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि देयर आर वेरियस ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया और द फेस ऑफ द एरिया। तो अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ऑफ एरिया हो गया, ऐसे रखता हूँ तो ओरिएंटेशन ऑफ एरिया हो गया अलग, और मैं फिर उसके बाद उसको अगर ऐसे रखूँ तो एक ओरिएंटेशन मेरी तरफ हो गया, या फिर इस ओरिएंटेशन को मैं इस तरफ रख सकता हूँ। तो एरिया भले एक स्केलर है जहाँ तक हमने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस में, लेकिन व्हेन यू कमिंग टू फिजिक्स वेयर एरिया का एप्लीकेशन में एरिया का जो फेस का ओरिएंटेशन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तब हमें उसको एक वेक्टर को रूप देना पड़ता है। और एरिया वेक्टर इज एक्चुअली ए वेक्टर विच विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेन ऑफ द एरिया। तो ये जो पेन की डायरेक्शन है वो ये पर्टिकुलर एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा। तो अगर मैं इस एरिया को ऐसे मोड़ूँ तो एरिया वेक्टर भी आपका इस तरफ मुड़ गया, अगर आप मैं इस तरफ करूँ तो एरिया वेक्टर उस तरफ चला गया, इस तरफ मोड़ूँ तो एरिया वेक्टर इस तरफ आ गया, एंड अगर मैं पूरा घुमा दूँ तो एरिया वेक्टर नीचे चले जाएगा। नाउ यू वुड से सर ये जो एरिया है उसके फेस तो दो हैं, तो मैं वेक्टर इधर भी बना सकता हूँ। तो इट इज़ योर डिस्क्रिप्शन। जहाँ तक ओपन एरिया है, फ्लैट सिंगल एरियाज हैं, उसमें आपको पर्टिकुलरली कोई डायरेक्शन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ दोनों तरफ कहीं पे भी ले सकते हैं, दिस योर कन्वीनियंस। सो व्हाट विल डू इज विल असाइन एन एरिया वेक्टर टू दिस पर्टिकुलर प्लेन एरिया। जब तक वो फ्लैट एरिया हर जगह पर आप इसको घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर जगह पर ये जो मेरा वेक्टर है वो इस प्लेन एरिया के परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर यही चीज़ कर्व्ड हो जाएगी तो आप देखोगे कि मेरा जो ये वाला जो वेक्टर है वो भी साथ साथ में इसके कर्व होने लग जाएगा। सो इफ़ यू हैव अ कर्वेचर देन कोई भी एक बड़े फाइनाइट एरिया का एक यूनिक एरिया वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हो आप हर जगह पर एरिया वेक्टर का वेरिएशन हो रहा है।
तो इस केस में हम क्या करेंगे, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग टू बी डन सो दैट आई कैन असाइन सम एरिया वेक्टर्स टू दिस। तो अगर ये कर्व्ड सरफेस होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक छोटे छोटे ग्रिड्स में तोड़ दूंगा। छोटे छोटे ग्रिड्स में तोड़ने के बाद एक छोटे छोटे ग्रिड के लिए मैं छोटे छोटे एरिया वेक्टर्स दे दूंगा। सो if you can divide this into many grids, then each grid will correspond to a particular small area vector. But as you know in calculus that we can make the area as small as you wish. So therefore for a continuously curved area there is no one unique area vector, but there will be infinite number of area vectors. तो ये चीज़ आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, प्लेन एरिया का मतलब है आई एम अज्यूमिंग दैट द एरिया वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर, इट्स नॉट अ कर्व्ड सरफेस एंड इट्स बेसिकली अ फ्लैट सरफेस। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने एरिया को एक वेक्टर के रूप में ले लिया है, और जैसे अब मैंने यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर ए ले लिया है, और ये चीज़ आपका क्या है, ये पूरा एरिया की वैल्यू हो गई। तो इसकी जो एरिया है वो मॉड ए हो जाएगी, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, टूवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द फ्लैट सरफेस। So we have considered now we have taken the area to be a vector, and then you also have electric field to be vector. Now you're talking about a uniform electric field. So ELOF के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि मैं प्लेन मतलब पैरेलल लाइंस ले लूँ जो इनके बीच में डिस्टेंसेस इक्वल होनी चाहिए। सो दिस इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, and these electric lines of forces are parallel lines, and I will take this electric field configuration, and what I will take is I'll take an area which is probably not oriented exactly in the direction of the electric lines of force, but मैं मान लेता हूँ कि मेरी जो area vector थोड़ी सी टेढ़ी है, and its area vector is pointing in this direction, for example. मेरी एरिया वेक्टर जो है थोड़ी सी ऊपर की तरफ ऐसे पॉइंट कर रही है, और ये मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ले रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये जो एरिया वेक्टर है वो आपस में एक ही दिशा में पैरेलल नहीं है, दे आर ओरिएंटेड इन सम एंगल थीटा। तो माय क्वेश्चन इज कि हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इट बेसिकली कैप्चरिंग। तो मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं ई डॉट ए से, और इट्स अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एंड अगर मैं फिजिकली समझने की कोशिश करना चाहता हूँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच इज कैप्चर्ड बाय द गिवन एरिया। तो ये इलेक्ट्रिक ये जो एरिया है कितने सारे लाइंस ऑफ फोर्सेस को कैप्चर करता है, प्रोवाइडेड दैट एरिया is kept perpendicular to the electric lines of forces. So there's a number of lines of forces captured by the area when the area is kept perpendicular to the electric lines of force. तो इस केस में ये डेफिनेशन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन what we can do is basically project this area into two parts. For example, अगर आपकी एरिया इस प्रकार की है और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसी जा रही हैं, तो इस एरिया को मैं दो पार्ट्स में प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। ये वाला एक कॉम्पोनेंट जो कि परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, और ये वाली जो एरिया है इसका जो ये जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के पैरेलल हो गई। तो ये वाली जो एरिया कॉम्पोनेंट है, इन दोनों एरिया, इस एरिया के जो दो कॉम्पोनेंट हमने निकाले उसमें ये वाली एरिया फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करता है। नाउ बिकॉज दिस इज द एंगल दैट यू ऑलरेडी कंसिडर्ड, और मैं इस एंगल को मैं नीचे की तरफ दिखाऊं, और ये 90 माइनस थीटा 90, दिस इज 90, ये वाला हो जाएगा थीटा। तो अगर ये एरिया ए है तो ये वाली एरिया क्या हो जाएगी, ए कॉस थीटा। यू कैन एक्चुअली प्रूव ज्योमेट्रिकली, मैंने 1D में दिखाया आपको। तो ये जो ए कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है वही सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कैप्चर कर रहा है, और ये वाला जो कॉम्पोनेंट है उसका जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरफ है। तो इसके बीच में एंगल 90 हो जाएगा, और इसलिए जो डॉट प्रोडक्ट इसकी एरिया वेक्टर और इसके बीच में होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 क्या हो जाता है 0। लेट मी एलॉबरेटली राइट दिस एज phi इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि फ्लक्स जो है तीन चीज़ों का फंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया एंड द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पे जैसे मैं समझा रहा था कि ये जो एरिया है उसको अपन लोग यहाँ और यहाँ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से ये वाला एरिया का कॉम्पोनेंट
वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के पैरेलल है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा। और इस एरिया के ये वाला कॉम्पोनेंट है वो उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसमें एंगल इन दोनों के बीच में 90 है,